नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। कर्नाटक में भाजपा ने लगभग 20 टिकट नेताओं के बेटे बेटियों और परिजनों को दिए। इसका निष्कर्ष ये है कि भाजपा में अब वंशवाद और परिवारवाद का मुद्दा शिथिल पड़ता नजर आ रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो परिवारवाद पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। भाजपा में 4 दशक से राजनीति कर रहे अनेक दिग्गज नेताओं के बेटे बेटी राजनीति में सक्रिय हैं और टिकट के भी दावेदार हैं। इसलिए कर्नाटक में असंतोष को थामने भाजपा ने जो फार्मूला अपनाया है वह मध्य प्रदेश के नेताओं को खुश कर रहा है। उन नेताओं को जिनके पुत्र पुत्री राजनीति में सक्रिय हैं, उन्हें भी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक फार्मूला अपनाया जाएगा और जो 1 दर्जन नेता अपने बेटे बेटियों को टिकट दिलाने की कतार में, उन्हें खुश किया जाएगा? ये जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। राजनीति में परिवारवाद को लेकर भाजपा अब तक कांग्रेस को घेरती रही, लेकिन अब ये संक्रमण भाजपा में भी फैलने लगा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में भाजपा में जमकर वंशवाद चला। लगभग 20 नेताओं के परिवार वालों को टिकट मिल गया। अब मध्य प्रदेश में भी भाजपा के कई नेता अपने परिजनों के लिए टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि कर्नाटक में बाजी पलटती है और भाजपा को जीत हासिल होती है, तो मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं के परिजनों के भी अच्छे दिन आ सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि हर प्रदेश की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं, उसी के आधार पर आगे की रणनीति तैयार होती है। मध्य प्रदेश में भी पार्टी की प्राथमिकता जनाधार रखने वाले नेता होंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत स्पष्ट है। यहाँ कार्यकर्ता जो है वो सर्वप्रथम है। कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। हर प्रदेश का एक अलग अलग चुनावी समीकरण बनता है और उसके अनुसार पार्टी निर्णय लेती है कि कौन से प्रत्याशी उतरेंगे। पर हाँ, ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं होता कि चांदी का चमचा लिए हुए एक राजकुमार या राजकुमारी जन्म ले, वही अध्यक्ष बने, वही प्रधानमंत्री बने, फिर वही अध्यक्ष बने, उन्हीं के परिवार से वही प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हर भूमिका में काम दिया भी जाता है, चुनाव भी लड़वाया जाता है, संगठन निर्माण में भी भूमिका उनकी होती है। भाजपा के परिवारवाद पर कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट ने तंज कसते हुए कहा है कि सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है और जब ये अपना मौका आता है तो अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, सबको टिकट देते हैं। सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी अगर आज कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कर्नाटक का उदाहरण आपके सामने है। मध्य प्रदेश में राजमाता विजयाराजे सिंधिया के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान में वसुंधरा राजे जी, मध्य प्रदेश में यशोधरा राजे जी, ये सब परिवारवाद के प्रतीक हैं। और भारतीय जनता पार्टी में केवल जो है आम कार्यकर्ता दरी उठाने का काम करेगा और ये सब लोग जो हैं वंशवादी राजनीति के सहारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। भाजपा में परिवारवाद अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। भाजपा के कई नेताओं के बेटे बेटियां और परिजन, बहुत से नेता अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में असंतोष थामने के लिए भाजपा ने परिवारवाद का सहारा लिया। कर्नाटक का प्रयोग सफल रहा तो उसे मध्य प्रदेश में भी दोहराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू और सुरेश शर्मा जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो शर्मा जी, राजनीति में हालांकि कोई फार्मूला होता नहीं है। जो जीत जाए उसका गुणगान होने लगता है कि यही बहुत अच्छा फार्मूला था। फिर चाहे वो कर्नाटक फार्मूला हो, हिमाचल फार्मूला हो या गुजरात फार्मूला भी हमने देखा मध्य प्रदेश में। तो अब जो ये संभावना है बलवती हो रही है और जिस प्रकार से घर वापसी हुई है कुछ नेताओं की, नेता पुत्रों की, तो उससे लग रहा है कि कर्नाटक 10 मई के बाद मध्य प्रदेश के लिए कई नेता पुत्रों के लिए खुशखबरी ले आए। नहीं, नेता पुत्रों के लिए तो खुशखबरी हमेशा ही रहती है। वो विधायक बने तब भी और नहीं बने तब भी कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उनका रुतबा विधायक से कम रहता ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है मनोज जी, हम सब लोग चूंकि
आदरणीय नायडू जी भी बहुत सीनियर हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वंशवाद आखिर है क्या? भाई विधानसभा का टिकट मांग लेना, परिवार का व्यक्ति टिकट मांग लेना, ये वंशवाद कैसे माना जाए या कितना माना जाए? और पार्टी समर्पित ही हो जाए एक वंश को, मुलायम सिंह जी का बेटा ही बनेगा, उसका भाई नहीं बन सकता मुलायम सिंह का, ये वंशवाद है? या एक नेता के बेटे को उस विधानसभा क्षेत्र में काम किया हुआ है, उस परिवार की पहचान हो गई है, इसलिए उसको वंशवाद माना जाए? तो एक छोटा वंशवाद है, एक बड़ा वंशवाद है। तो यहाँ केवल ये डिफाइन करने वाली बात है कि आडवाणी जी के बाद उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, या आडवाणी जी के बाद भाजपा का अध्यक्ष जो है उनका बेटा बनेगा, या फिर उनका पोता बनेगा, या फिर ममता बनर्जी की जगह जो है वो उनके भतीजा बनेगा, या मायावती की जगह वो बनेगा। ये इसको क्या समझें? दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसलिए राजनेता अपनी सुविधा के अनुसार वंशवाद का आरोप लगाते हैं। राजमाता सिंधिया जी का अभी उल्लेख कर रहे थे कांग्रेस के मित्र, बिल्कुल जायज बात है। राजमाता सिंधिया जी मूलतः कांग्रेस में थी और जो है संबित सरकार के समय वो जनसंघ में गई और जनसंघ की होकर के रह गई। उनका बेटा जो है वो बरसों कांग्रेस में काम करता रहा, उनका पोता बरसों कांग्रेस में काम करता रहा। एक मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, एक राजस्थान में काम कर रहा है। वंशवाद कैसे कहोगे आप उसे, या कहोगे? दोनों चीजें हैं। तो आप कहोगे तब आपको बहुत ज्यादा बारीक छलनी से छानना पड़ेगा। और यदि आप ये कहोगे कि नहीं, इसको वंशवाद नहीं माना जाए, ये राजनीति का प्रोफेशन है, राजनीतिक व्यवसाय है, जो अपने व्यवसाय में लोग लग गए, कोई कहीं लग गया, कोई कहीं लग गया, ब्रांचेस खोल करके बैठ गए, हम ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में। तो एक तो ये है। दूसरा जो है, आप वंशवादी पॉलिटिक्स के बारे में देखिए। नेहरू जी आएंगे, इंदिरा जी आएंगी, राजीव जी आएंगे, सोनिया जी आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे, इसको वंशवाद कहेंगे या नहीं कहेंगे? और यदि मान लो कभी बाई दी वे खड़गे बन जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बन जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, तब भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष की जगह फोटो नहीं लगा सकते। आज भी आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो ट्विटर हैंडल है उस पर राहुल गांधी जी की फोटो देख लीजिए आप, उसके ऊपर चेंज करने की हिम्मत नहीं है किसी में। तो इसको वंशवाद कहेंगे क्या? ये हमको तय करना है। राजनेताओं को अपनी सुविधा के अनुसार करने दीजिए, लेकिन जब हम बुद्धिजीवी बात करते हैं, पत्रकार लोग बात करते हैं, तो हमको इसको खबर बनाते समय ये डिफाइन करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं इस चर्चा में, आपको पता हमारा ये जो कार्यक्रम, इसलिए हम राजनीतिक लोगों को उससे दूर ही रखते हैं कि वो बाइट तक सीमित रहते हैं। बिल्कुल, आजकल हो ही गया है ना। हम पत्रकारों को तो सबसे बड़ी चीज थी, सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया गया। हम सवाल ही नहीं पूछ पाते। लोग कहते हैं सवाल नहीं पूछते हो, बात नहीं करते हो, नेताओं से पूछते हो। कब पूछे भैया? पत्रकार वार्ता हुआ करती थी एक जमाने में जिसमें 4-4 सवाल पूछे जाते थे। आज तो दूसरा पूछने लग जाओ, कल आपका नंबर आ चुका है। अरे भाई क्या का नंबर आ चुका है? तू यदि मुझसे लिखवाना चाहता है, तू बड़ा नेता है, तेरी बात जनता के बीच हम पहुंचाएंगे, हम ही संतुष्ट नहीं है, हमें ही संतुष्ट नहीं कर रहे हो, आप जनता को कैसे कर देंगे? लेकिन आजकल तो हो रहा है ना कि वो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे नेता, कि जैसे आपने सवाल किया तो आपको सर्टिफाइड कर देगा कि ये फलाने दल का है या ये फलाने दल का, और हो सकता है अगली बार से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलावा भी ना मिले। नहीं, वो तो मेरे से ज्यादा कौन पूछेगा? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो नायडू जी, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि हमें वंशवाद को किस टाइप से डिफाइन करना है। यदि हम ऐसा डिफाइन करेंगे तो बिल्कुल सही है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं नायडू जी। मतलब जो उदाहरण हम दे रहे हैं कि ठीक है कि कांग्रेस ही भी ये कह रहे हैं कि परिवारवाद वाली पार्टी बीजेपी, वंशवाद उनमें है, तो जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि उसको डिफाइन कैसे करेंगे। और दूसरी एक बात है कि पहले कई सारे नेता तर्क देते हैं कि भैया डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का इंजीनियर हो सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं? लेकिन एक मूल फ़र्क है ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तब हो सकता है जब वो MBBS पास कर लेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर तब हो सकता है जब उसके बाद डिग्री आ जाएगी। नेता का बेटा तो कभी भी नेता बन सकता है, जो हमारे पास इसी 50 उदाहरण है। देखिए, एक चीज है, किसी नेता का बेटा राजनीति में आना चाहता है और इलेक्शन लड़कर जीतना चाहता है तो ये उसका मौलिक अधिकार भी हो सकता है, उससे करने से रोका नहीं जा सकता। उसकी अगर योग्यता है तो वो चुना जाएगा, नहीं जो है तो ना चुना जाएगा। ये अपनी जगह अलग है। मतलब किसी को सिर्फ इस स्तर पे नहीं हटाया जा सकता है, उसको नहीं रोका जा सकता इलेक्शन लड़ने से या परिवार के की तरह, मतलब किसी राजनीति की पार्टी में जाने के लिए कि वो एक परिवार का सदस्य है। तो मूल रूप से एक प्रश्न तो ये होना ही, मतलब इसका जवाब तो ये होना चाहिए कि भाई आप अगर व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपकी मेरिट आपके साथ में हो, आपकी योग्यता है तो आप चुने जाएं, ना चुने जाएं। सवाल ये है कि दूसरे जब करते हैं तो इल्जाम लगाना, और खुद जब करते हैं तो इल्जाम को
से मुंह चुराना, ये एक बड़ी अजीब स्थिति है हम लोगों के यहाँ अभी। खासतौर से कर्नाटका में इसलिए ज्यादा देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां एक सिरे से, सभी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, ये सभी परिवारवाद के शिकार हैं। अगर जिसे परिवारवाद हम कह रहे हैं तो उसमें खास बात अब ये हो गई है कि देखिए एक एक पार्टी में एक नियम बनाया गया पहले, उस नियम को शिथिल करने में कितनी लोगों को एकोमोडेट किया, कितने लोगों को अनदेखा किया गया, ये देखने वाली बात है। येदियुरप्पा जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैं रिटायर हो गया तो मेरा बेटा अगर आ रहा है तो वो वंशवाद कैसे होगा। इस पैमाने से तो फिर बाकी बहुत सारी पार्टियों को आप कह सकते हैं कि भाई वो वंशवाद नहीं हुआ। और दूसरी चीज है कि वंशवाद की एक सबसे बड़ी मतलब कर्नाटक में जो विसंगति देखने को मिली है वो ये है कि खुद जेडीएस जो एक अच्छी बड़ी मतलब प्रॉमिसिंग पार्टी थी वहाँ जीतने के लिए, इस लिहाज से कि वो वाकई में वहाँ पे अगर किसी का जमीनी तौर पे अगर पकड़ है तो उस पार्टी के परिवार के सदस्यों की है। ठीक है, ये वो जेडीएस बनाते हैं या क्या बनाते हैं अपनी जगह अलग है, लेकिन अब उस परिवार में ही एक झगड़ा सा पैदा हो गया दो भाइयों के बीच में। बिल्कुल, जो हम तमिलनाडु में देख रहे हैं कि स्टालिन और अलागिरी जो उनके भाई थे उनके बीच झगड़ा। अब ये है कि परिवारवाद का ये एक दूसरा पहलू भी है जिसको हम लोगों को जो हम लोगों के सामने आता है, और अब उसको लेके इतनी जहरीली पॉलिटिक्स हो रही है तो उससे कैसे बचा जाए ये भी एक देखने वाली बात है। खुद बीजेपी ने देखिए 134 में से करीब 34 लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो एक परिवार के सदस्य, मतलब राजनीतिक परिवार के सदस्य रहे हैं। तो कुल मिला के योग्यता और परिवारवाद, इन दोनों का फर्क हम लोगों को देखना होगा, और ये सोचने की बात है कि क्या महज परिवार का सदस्य होने की वजह से उनका टिकट काटा जाना चाहिए या ना काटा जाना चाहिए। और दूसरी चीज उसकी व्यक्तिगत योग्यता क्या है, व्यक्तिगत योग्यता क्या है ये देखना होगा। उसमें ठीक है, आप डिग्री, कोई डॉक्टर का बेटा या डॉक्टर हो सकता है ऐसा कहते हैं, उसमें डिग्री की जरूरत होती है, लेकिन परिवारवाद में तो आखिर सेवा करने की क्षमता और कहीं ना कहीं वोट हासिल करने का सर, वो प्रभाव तो भी मुख्तार देखा अंसारी जाना और चाहिए। अतीक अहमद भी यही कहते हैं, राजनीति में आते हैं हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। तो शर्मा जी, अब एक और देखिए, पहलू इस परिवारवाद का कि अगर आपको आकाश विजयवर्गीय को टिकट देना तो उनसे कहीं गुना अधिक योग्य कैलाश विजयवर्गीय को आप घर बिठा अगर देंगे। बीजेपी इतने अगर इल्जाम लगा आपको रही है तो मुदित शिवसेना के सेजवार को साथ टिकट में चाहिए गठबंधन क्यों तो हुआ? आप उनसे कहीं योग्य गौरी शंकर सेजवार को टिकट कटवाना पड़ेगा। अगर अभिषेक भार्गव को टिकट चाहिए तो गोपाल भार्गव को घर बैठना पड़ेगा। तो ये जो एक परिपाटी बन गई है, तो इस पर नहीं लगता कि इसके लिए भी पार्टियों को कुछ डिसीजन करना चाहिए, तमाम सारे दलों को? क्योंकि ये बात कांग्रेस में भी आती है कि जब जयवर्धन मंत्री बन जाते हैं तो सवाल उठता है कि भैया लक्ष्मण सिंह क्यों नहीं, वो तो बहुत सीनियर रहेंगे। मनोज जी, दो बातें बहुत साफ है। जैसा कि हम सब लोग चर्चा में एक बात को के नजदीक पहुंच रहे हैं, और वो ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति में अपनी क्षमताओं के आधार पर जीतने की ताकत है और बाप का नाम प्लस हो जाता है और उससे वो क्षमता बढ़ जाती है, तब राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती हैं। वो कोई बहुत सिद्धांत स्थापित करने के लिए चुनाव नहीं बिल्कुल, लड़ती। इसलिए पहला तो ये मानना आम चाहिए आदमी कि पार्टी सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा नहीं, आम आदमी पार्टी का उदाहरण नहीं देंगे हम इस समय, हम अलाउ नहीं करेंगे, आप अपना देते हाँ, रहिए। आप अपनी तरफ से नया दीजिए आपको। जी, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखिए। आपने कैलाश जी का उल्लेख किया, मैं कोई बहुत समर्थक बन के नहीं कह रहा हूं ये बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आकाश विजयवर्गीय जी ने उस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा जो एक दमदार परिवार की राजनीतिक सीट है, वहां से वो जीत करके आए हैं। जोशी परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं था इंदौर का, महेश जोशी उसको हरा करके आए जी। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सहयोगी मित्र को, मंदोला को, यदि 2 नंबर दी है और महू से जीत के आए हो, तो महू ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस का कैंडिडेट बहरूलाल पाटीदार को हरा चुका था लगातार 2 बार। तो कोई सामान्य जगह पर नहीं गए कि हम राजनीतिक पार्टियां चुनौती स्वीकार कराती हैं यदि किसी नेता को, और वो चुनौती से, यदि मान लो आज गोपाल भार्गव जी का लड़का है और वो ऐसी सीट से जीत करके आए जो सीट भाजपा नहीं जीत पा रही थी, उसमें क्या बुराई की बात है? ये हमेशा, या गोपाल भार्गव को लड़ा दीजिए वहां और बेटे को वहां से लड़ा दीजिए। यदि ऐसी रणनीति पर राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं तो वो संख्या बढ़ाने की अपनी रणनीति पर काम वही तो मैं करेंगी। कह रहा हूं कि अगर आप, क्या गलती है अगर मान लीजिए जो आपने ध्यान किए
कि कोई एक बहुत टफ सीटेगी, तो वहाँ पे किसी एक को भेज दीजिए कि भैया ठीक है, अगर आपको टिकट चाहिए आप वहाँ पटवारी से को जीत लीजिए। आप देखें ना, दो उदाहरण मनोज जी आपके सामने है। एक बार पटवारी को भेजा था छिंदवाड़ा, वो वहां से जीत के आए। एक बार प्रहलाद पटेल को भेजा छिंदवाड़ा, जहां भाजपा के लोगों ने उनको हरा दिया, अन्यथा वो कमलनाथ को हरा देते वहां से। बिल्कुल, तो ये सुषमा चीजें स्वराज हमारी सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो बेल्लारी स्वराज जाती है और कन्नड़ बेल्लारी सीख लेती जाती है है, वो, बिल्कुल, और कन्नड़ बड़ा सीख लेती बढ़िया। धारा प्रवाह। तो ये चीजें बिल्कुल हैं। रही बात कर्नाटक की, ये हम सब कई चीजों को मानते हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का अपना लंबा वजूद नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ दूसरे दलों के लोग लेना पड़े, उसके बाद अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ा, और कर्नाटक से के माध्यम से दक्षिण जाने का, हम लोग खुद अखबार वाले लिखते हैं कि दक्षिण का प्रवेश द्वार है। तो वो जोखिम क्यों उठाएंगे वहां ये जोखिम उठा करके कोई, मैं फिर कह रहा हूं ना कि राजनीतिक पार्टी चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, चाहे कोई और नहीं, वो सिद्धांत स्थापित करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे। एक दौर था, हमने उसको दौर को देखा है कि अटल जी का जो भाषण एक वोट से जब हारे थे, उनकी सरकार गिरी थी, तो उनका भाषण हमने सबने सुना है। उन्होंने खुद कहा था कि मैं नेहरू जी के बारे में क्या क्या बोला था, कि तुम्हारे अंदर चर्चिल का भी वो दिखता है और आपके अंदर उसका भी दिखता है, और बाद में वो मेरे यहाँ कॉफी पीने आ गए। तो आज जमाना है क्या? आज आप एक जरा सी लाइन बोल दी, मैं ही बोल देता हूं, तो 4 तो 8 भरे फोन आएंगे और ये कहेंगे। तो स्वाभाविक राजनीति का पतन हुआ है। राजनीतिक, अब दूसरी बात चल रही थी, एक दूसरी बात ये चल रही थी, क्षेत्रीय दलों की क्या स्थिति। देखिए, क्षेत्रीय दल जो हैं, उनके अंदर जो मुख्य, जिन्हें कह सकते हैं निर्माता थे, उसमें से अब 2 लोग बचे हैं गिनती के। आप शिवसेना का, नायडू सर ने उल्लेख किया शिवसेना का। शिवसेना हिंदुत्ववादी विचारधारा की एक राजनीतिक पार्टी थी। उसके चरित्र और सिद्धांत को देख करके नहीं, केवल हिंदुत्ववादी वोट न बटे, इसलिए भाजपा और कांग्रेस उसके बीच में समझौता हुआ था। बिल्कुल। इसी प्रकार से अकाली दल के बीच में हुआ था कि अकाली दल हिंदुत्व और जो सिख की यूनिटी का मामला है, उसके अंदर जो है उन्होंने यूनिटी की बात करी, इसलिए सरदार बादल के साथ उनका संबंध हुआ। मैं कहना ये चाहता हूं अब इसके बाद, क्योंकि ये उदाहरण के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जो बनी थी, वो किसी एक विराट व्यक्तित्व के साथ बनी थी, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो। वो अपनी सामाजिक दृष्टि से विराट स्वरूप वाले लोग थे। चाहे नीचे करुणानिधि हो, चाहे कोई और नाम लेते जाओ, कितने लूंगा नाम में, ये सारे केसीआर है, तमाम सारे लोग हैं, केसीआर है, नीतीश कुमार है, हाँ, एनटी रामाराव है, नीतीश कुमार तो खैर राजनीति में अलग, अब्दुल्ला परिवार है, अब्दुल्ला परिवार, ये जो पड़े, इनके जो स्थापित करने वाले लोग दुनिया से जा रहे हैं, तो ये राजनीतिक पार्टियां अपने आप ध्वस्त होती चली जा रही हैं। लंबे समय तक दीर्घजीवी नहीं रहने वाली है राजनीतिक पार्टियां। फिर कोई एक विराट व्यक्ति आएगा, वो एक नया क्षेत्रीय दल बनाएगा। बाला साहब ठाकरे का राजनीतिक दल था, नहीं संभाल पाए। प्रकाश सिंह बादल का राजनीतिक दल था, उनका बेटा नहीं संभाल पाया। मुलायम सिंह वाला थोड़ा सा इसलिए जोर मार गया कि वो भाजपा के बारे में और मुस्लिम वोटों का मामला आ गया, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। बाकी तो कहां कौन संभाल पा रहा है, संभाल नहीं पा रहे। इसलिए वंशवाद की पॉलिटिक्स जो है, कांग्रेस तक नहीं बची वंशवाद के नाम पर चलने वाली। भाजपा यदि वंशवाद के नाम पर चलेगी, भाजपा का भी यही हश्र होगा। बिल्कुल। तो नायडू जी, एक बड़ा उदाहरण ये भी है ना, जो शर्मा जी ने, जी एक लाइन, जब तक राजनीतिक पार्टियां इस देश की विजन और विचारधारा को स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाएंगी, उनका कोई भला होने वाला नहीं है। आज भाजपा के अंदर विचारधारा की दृष्टि से हिंदुत्व और डेवलपमेंट के नाम पर जो किए जा रहे हैं, वो काम जनता को दिख रहे हैं, तब तक ही ये टिकी है। बिल्कुल। जिस दिन इसके अंदर अहंकार आ गया, उस दिन ये भी ऐसे ही साफ होगी जैसे कांग्रेस साफ हुई। बिल्कुल। तो नायडू जी, वो जो उदाहरण हम देख रहे हैं क्षेत्रीय दलों के, तो ये भी साफ दर्शाते हैं कि केवल आपको बनी बनाई पार्टी मिल गई या विरासत में आपको अगर सीट मिल गई है, टिकट मिल जाए, तो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि आप में योग्यता होनी चाहिए। जो क्षेत्रीय दलों की हम बात कर रहे हैं कि योग्यता थी नहीं, लेकिन आपको एक बना बनाई सीटें मिल गई, तो आप उस विरासत को संभाल नहीं पा रहे। तो यही बात पार्टियों के साथ साथ नेताओं पर भी लागू होती है कि कई सारे नेता पुत्र हमने देखे हैं कि राजनीति में असफल साबित हुए वो, या उनका विजन नहीं था, या लंबे नहीं चले वो। तो दोनों चीज़ों का विचार करना होगा कि एक योग्य आदमी वंशवाद की बलि ना चढ़ जाए, और किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दे दिया जाए कि केवल वंशवाद के आधार पर कि ठीक है, इनके पिताजी ने बड़ा सेवा की पार्टी, या इनके भाई ने, इनकी माताजी ने, तो इनको भी आगे बढ़ा दिया जाए। हाँ, ये बात सही है। योग्यता सबसे पहली बात होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी चीज ये है ना कि जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि कि जो मूल चीज है कि विजन जिसके पास में है, विजन हो और डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ाने की क्षमता हो, वो अगर पार्टी में राजनीति
करता है और अपनी जरूरत के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाता है, रणनीति बनाता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब सवाल ये है कि जैसे विजन को लेके बात होती है कि विजन अगर है तो वो साफ नजर आता भी है, और लेकिन कई मरतबा होता है कि राजनीतिक उद्देश्य से आपको इलेक्शन जीतना जरूरी होता है, और इलेक्शन जीतने के लिए आप जो हथकंडे अपनाते हैं उसमें जो जो विरोधाभास दिखाई देता है उसको लेके हम लोग बहस कर रहे हैं फिलहाल। सब कर्नाटका में जो देखने को मिल रहा है परिवारवाद के नाम से, ये वो सारे लोग हैं कि बार बार एक परिवार के खिलाफ एतराज करते रहे या किसी न किसी तरह से इस बात को लेके कहते रहे कि भाई परिवारवाद परिवारवाद। सवाल ये है कि इस बात का एहसास तो आपको खुद भी होना चाहिए कि आपके अपने जो राजनीतिक सदस्य हैं वो खुद भी किसी न किसी परिवार से आते हैं। और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को लीजिएगा, कल तक वो साथ में थे कांग्रेस के, तब तक तो ये दिक्कत नजर नहीं आ रही थी लोगों को। अब वो यहाँ पे जब आ गए बीजेपी में तो उनमें परिवारवाद नजर आ रहा है, तो ये भी एक चीज है। लेकिन ये है कि सहूलियत के हिसाब से रास्ता बदलते रहना जो है वो राजनीति का एक मुख्य हथियार सा बन गया है। और हम लोगों की समस्या है कि हम लोग सिर्फ उस पर चर्चा ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास अपनी उनकी पार्टियों की लगाम नहीं है, ना उनकी है ना उनके परिवार की है। तो ये इतनी साफ नजर आ रही हैं आपको, चीजें बेमौके हो रही हैं, गलत तरीके से हो रही हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, दिक्कत इस चीज को लेके जो बोलने का तरीका है, शर्मा जी ने भी बात कही कि हम लोगों को राजनीतिक पतन जो देखने को मिल रहा है उसका इलाज हम लोग ढूंढें तो फिर परिवारवाद वगैरह सब तो एक तरफ रह जाएंगे। उससे पहले तो ये देखा जाए कि उस मतलब मुद्दा विहीन राजनीति को हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे ले जाते हैं, और हम लोगों ने मतलब विमर्श का स्तर दिया है, ये भी देखने वाली बात है। अब उसमें फिर ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। परिवारवाद तो खैर एक छोटा सा मुद्दा था, हमेशा से रहा है, लेकिन कुल मिला के हम लोगों का राजनीति का तरीका कैसे हो रहा है ये देखने वाली बात है, और इसको लेके चिंता करनी जरूरी है। उम्मीद की जाएगी शायद अब ये चिंता तभी हो जब वोटर वोट डाले और उनको सबक सिखाए। बहरहाल आप सभी की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद नायडू जी आपका, शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर फार्मूला तमाम तरह के होते हैं राजनीति में, और राजनीति में कह सकते हैं कोई फार्मूला नहीं होता है। जो आपको जीत दिला दे वही फार्मूला है, जो आपको हार दिला दे वो फार्मूला नहीं है। ऐसे ही नेता पुत्रों की बात है कि जो आपको जिता सकता है उसको टिकट मिल जाएगा, जिसको बारे में आपको लगता है कि इसको घर ही बिठाना है तो उसके लिए पार्टी एक नया क्राइटेरिया तय कर देती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हम तमाम सारे चुनाव में हम देखते रहे, और अभी की जो परिस्थितियां, आने वाले कुछ और चुनाव में भी हमको ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यही कि पूरा दारोमदार हम वोटर पर छोड़ दें कि वो तय करे कि वो भले वंशवाद वाली राजनीति के लोग हों या परिवारवाद वाले, अगर वो योग्य हैं तो उन्हीं को जिताएं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।